वो दिसंबर की एक ठंडी रात थी जब मेरी नींद एक अजीब से फोन कॉल ने तोड़ी। इंस्पेक्टर अनीता शर्मा की आवाज फोन के उस पार तेज और घबराई हुई थी। अयान, उसने कहा, ओम निवास में भीषण आग लगी है। एक आदमी जिंदा जल गया, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं उठा, कोट पहना और बाहर निकल गया। मेरे पेशे में शक करना आदत से ज्यादा जरूरत बन चुका है, पर उस दिन जो शक था वो सिर्फ एक आग पर नहीं, एक औरत की चुप्पी पर था, जो न किसी अलार्म सी तेज थी और न ही किसी आंसू की तरह साफ। जब मैं मौके पर पहुंचा तो दृश्य किसी फिल्म की तरह था। सारा बंगला राख हो चुका था, लेकिन लोग उसे देखकर दहशत में थे, जैसे राख से कोई रहस्य उठ खड़ा होगा। पुलिस लाइन के पार एक सफेद साड़ी में औरत बैठी थी, नैना राठौर। उम्र 30 के आसपास, चेहरा सौम्य पर ठंडा और आंखें, बस वही आंखें थी जिन्होंने मुझे चौंकाया। उसमें शोक था पर दुख नहीं, आंसू थे पर सच्चाई नहीं। वो किसी भूमिका में थी, औरत या विधवा की, ये तय करना मुश्किल था। मैं उसके सामने बैठा। उसने कहा, हम डिनर के बाद सो गए थे। रात को अचानक घर में धुआं भर गया। मैं जैसे तैसे बची, लेकिन अर्जुन, उसकी आवाज भर्राई, पर आंखें उस तरह से नहीं भीगीं जैसे किसी की आत्मा उजड़ती है। अर्जुन राठौड़, नैना का पति, शहर का एक मशहूर बिजनेसमैन, एक सीधा साधा इंसान जो कभी कैमरों के आगे नहीं आया था, अब केवल एक जली हुई लाश बन चुका था। मामला सिर्फ आग का नहीं था, ये जल्द ही साफ हो गया। फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बताती थी कि आग किचन या शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी, बल्कि किसी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल हुआ था और दरवाजे अंदर से बंद नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई। अर्जुन की मौत आग से नहीं, बल्कि किसी भारी चीज से सिर पर वार करने से हुई थी, और आग शायद उसके शव को जलाने के लिए लगाई गई थी, सबूत मिटाने के लिए। तब मैंने इंस्पेक्टर अनीता से अर्जुन के बीमा दस्तावेज मंगवाए। जो जानकारी सामने आई, उसने मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ा दी। अर्जुन ने सिर्फ 25 दिन पहले ही 5 करोड़ की बीमा पॉलिसी ली थी, और उसका नाम मात्र लाभार्थी उसकी पत्नी नैना। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक औरत जिसका पति अचानक एक संदिग्ध हादसे में मारा जाता है और जिसे करोड़ों की रकम मिलनी है, ये कहानी अब बहुत साफ होती जा रही थी। बंगले का पुराना नौकर रघु, जो उस रात किसी कारणवश बाहर था, मेरी जांच का अगला हिस्सा बना। जब मैंने उससे बात की, वो घबराया हुआ था। साहब, उसने कांपती आवाज में कहा, कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अर्जुन भैया और नैना मैडम के बीच रोज झगड़े होते थे। अर्जुन भैया ने कुछ दिनों पहले एक आदमी को उनके साथ देखा था। उस आदमी के गले पर आर का टैटू था। अर्जुन भैया ने उसे घर से निकाल दिया, पर फिर वो छुपकर मिलने आता रहा। मैंने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। अब मुझे उस रहस्यमयी व्यक्ति की तलाश थी। मैंने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई। देर रात 1:15 पर एक फुटेज में एक परछाई नजर आई, जो ओम निवास की बाउंड्री वॉल फांदकर बाहर जा रही थी। कैमरे का एंगल बदलकर जब मैंने जूम किया, तब गर्दन पर बना आर्क का टैटू साफ दिखाई दिया। मेरे भीतर कुछ खटकने लगा। ये कोई इमोशनल क्राइम नहीं था, ये पूरी तरह से प्लान किया गया मर्डर था, और उस प्लान की मास्टरमाइंड शायद खुद नैना थी। अब तक मैं उस केस में इतना उलझ चुका था कि वापस लौटने का सवाल ही नहीं था। मैंने एक जाल बिछाने की सोची। मैंने रघु से कहा कि वो नैना से जाकर बोले कि पुलिस ने उससे बहुत कुछ पूछ लिया है और अब वो डर रहा है। रघु, जैसा मैंने कहा वैसा ही करके आया। मैडम, पुलिस ने मुझसे बहुत सवाल पूछे हैं, अगर मैंने कुछ कह दिया तो। नैना का चेहरा उस वक्त थोड़ा कड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर की झलक थी और गुस्से की भी, पर सबसे ज्यादा जो चीज मैंने देखी वो थी बेचैनी। अगली रात जो कुछ हुआ, उसने सारी सच्चाई को उजागर करने का रास्ता खोल दिया।
नैना ने एक गुप्त कॉल किया था। वो नौकर सब जानता है, उसे हटाना होगा। कल रात से पहले सब खत्म हो जाना चाहिए। और ये कॉल पुलिस द्वारा रिकॉर्ड कर ली गई थी। अब वो सिर्फ संदेह के घेरे में नहीं थी, अब वो संदिग्ध नंबर 1 बन चुकी थी। उस रात जब मैं अपनी रिपोर्ट टाइप कर रहा था तो मेरे हाथ खुद रुक गए। मैं सोच रहा था, एक इंसान कितनी चालाकी से किसी को मार सकता है और फिर दुनिया के सामने दुख की मूर्ति बन सकता है, पर असली चेहरा कितना भी सजा लिया जाए, सच की रोशनी में आ ही जाता है। जैसे जैसे ये केस गहराता जा रहा था, मेरी नींदें छिनने लगी थी। कई केस देखे थे मैंने, किडनैपिंग, कॉर्पोरेट धोखा, हत्याएं, लेकिन ये मामला कुछ अलग था। यहां एक औरत थी जो मासूम दिखती थी, रोती थी, लेकिन उसके आंसू सूखे हुए थे। उसकी चालों में एक रफ्तार थी, जैसे सब कुछ पहले से प्लान किया गया हो। और जब एक इंसान मौत का प्लान इतने सलीके से करता है तो यकीन मानिए, उसके भीतर कुछ मर चुका होता है। रात के 10 बजे थे। मैं ऑफिस में बैठा सीसीटीवी फुटेज फिर से देख रहा था। उस अजनबी आदमी की परछाई, वो टैटू, वो शरीर की बनावट, सब कुछ मुझे खींचकर उसी सवाल की तरफ ले जा रहा था। आखिर ये आदमी कौन है और नैना की जिंदगी में उसका क्या रोल है? तभी मेरे फोन पर एक नंबर फ्लैश हुआ। नंबर अज्ञात था, पर आवाज जानी पहचानी। रघु बोल रहा हूं साहब, मैडम ने आज मुझे बाहर भेज दिया है। कह रही थी कि कुछ दिन गांव चला जाओ। मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उससे कहा, रघु घबराना मत, तू ही इस केस की चाबी है। उसी रात नैना ने एक और गलती की, शायद घबराहट में या शायद अपनी आदत से मजबूर होकर। उसने फिर उसी अनजान आदमी को मिलने बुलाया। इस बार हम तैयार थे। मैंने उस बंगले के पीछे वाली गली में एक टीम लगा रखी थी। 2 सादे कपड़ों में पुलिस वाले और एक कैमरा जो बंगले के पीछे के दरवाजे को घूर रहा था। ठीक 12:40 पर एक मोटरसाइकिल उस गली में दाखिल हुई। हेलमेट लगाए एक आदमी उतरा और दीवार के रास्ते अंदर घुस गया। पर इस बार वो अंदर अकेला नहीं था। हम उसकी हर हरकत देख रहे थे। बंगले के अंदर नैना अपनी पुरानी चाल में थी। धीरे बोलना, आंसू बहाना, गले लगना। पर बाहर बैठा मैं हर शब्द सुन रहा था। कमरे में हमारी रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपी हुई थी। तुमने कहा था सब ठीक हो जाएगा। वो आदमी बुदबुदाया। नैना की आवाज आई, अर्जुन की बीमा की रकम अब मेरे पास आने वाली है। रघु ही एक दिक्कत है, उसे हटा दो, बस यही आखिरी काम है, फिर हम कहीं दूर चलेंगे, कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। उस वक्त मेरी आंखों में गुस्से की जगह अफसोस था। किसी ने प्यार की आड़ में इतना बड़ा खेल खेला था। हमने सबूतों को इकट्ठा कर लिया था, कॉल रिकॉर्डिंग, फुटेज और नैना की कबूलनामे जैसी बातचीत। लेकिन कहानी का एक हिस्सा अभी भी अधूरा था। इस रहस्यमयी प्रेमी का नाम क्या है? मैंने अगले दिन उसका पीछा करवाया। बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला, नाम था राहुल मेहरा, एक जिम ट्रेनर जो कभी अर्जुन का फिटनेस कोच हुआ करता था। यानी वो घर का ही हिस्सा था। अर्जुन को जब शक हुआ, उसने उसे निकाल दिया। लेकिन नैना के लिए वो सिर्फ कोच नहीं, प्लान बी था। जब हम राहुल को गिरफ्तार करने गए तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। पुलिस स्टेशन में जब मैंने उससे अकेले में बात की तो उसका नकाब खुद ब खुद उतरने लगा। मैंने अर्जुन को नहीं मारा, कसम से नहीं मारा। उसने कहा वो पहले से मरा हुआ था जब मैं आया था। नैना ने कहा कि वो नींद में गिर पड़ा और सिर फट गया। मैंने सिर्फ उसकी मदद की लाश को जलाने में। मैंने उसकी आंखों में झांका। डर था, पछतावा था, पर झूठ भी। ये वो पल था जब मैं समझ गया कि ये केस सिर्फ मर्डर या फ्रॉड नहीं है, ये एक इमोशनल मैनिपुलेशन का केस है। नैना ने राहुल को मोहरा बना लिया था, उसे प्यार का सपना दिखाकर इस्तेमाल किया और फिर सबूत मिटाने में उसे शामिल कर लिया।
अब वक्त था नैना को सामने लाने का। लेकिन मैंने उसे गिरफ्तार नहीं किया, अभी नहीं। मैंने एक आखिरी चाल चली, उसे विश्वास दिलाया कि राहुल ने सब कुछ कबूल कर लिया है। उसने तुम्हें बचाने के लिए पूरा जुर्म अपने ऊपर ले लिया है। नैना का चेहरा पीला पड़ गया। वो चुप हो गई, लेकिन उसकी सांसें तेज थी। और फिर वो खुद ही बोल पड़ी, मैंने कहा था अर्जुन को सब कुछ दे दूंगी, लेकिन वो मुझे ही मारने लगा था। उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की, मैंने बस खुद को बचाया। और फिर वो टूट चुकी थी। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा पहली रात देखा था। अब उसमें डर था, ग्लानि थी और एक खोखली औरत की थकावट। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया, मर्डर, बीमा फ्रॉड और सबूत मिटाने के जुर्म में, और राहुल को अपराध में सहयोग के लिए। जब मैं उस रात वापस घर लौटा तो जहन में कई बातें गूंज रही थी। इंसान जब लालच और प्यार के बीच फंसता है तब वो कुछ भी कर सकता है। एक औरत जिसने प्यार को धोखा बना दिया, एक आदमी जो अंधेपन में सब कुछ लुटा बैठा, और एक पति जो शायद आखिरी वक्त तक ये नहीं जान पाया कि वो किसके साथ जी रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि केस खत्म हो गया, गुनहगार पकड़े जा चुके और इंसाफ ने अपना काम कर दिया। लेकिन अदालतें सिर्फ फैसले सुनाती हैं, कहानी वहां खत्म नहीं होती, कभी कभी वहीं से शुरू होती है। नैना को हमने पकड़ लिया था, राहुल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, और मेरे हाथ में वो सारे सबूत थे जो किसी भी जज के लिए काफी थे। बीमा की पॉलिसी, कॉल रिकॉर्डिंग, हत्या की प्लानिंग, राहुल की भागदौड़ और नैना की कबूलनामा जैसी बातचीत। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे केस को उलट पलट कर रख दिया। अदालत में जब मामला पेश हुआ, नैना की तरफ से एक नया वकील आया। वकील नहीं, मानो शिकारी। नाम था अश्विन नायर, देश के सबसे शातिर क्रिमिनल डिफेंस लॉयरों में एक। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में वो ठंडापन जो सिर्फ उन लोगों की होती है जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नैना ने अदालत में एक नया बयान दर्ज करवाया। मैंने अपने पति की हत्या नहीं की, मेरी जान को खतरा था, वो मुझे पीटता था, मैं खुद को बचा रही थी। जो कुछ हुआ वो आत्मरक्षा थी। और बीमा की पॉलिसी अर्जुन ने खुद अपनी मर्जी से करवाई थी, मेरे कहने पर नहीं। पूरा कोर्टरूम जैसे एक बार को शांत हो गया। नैना की आंखों में अब डर नहीं था। अब वो वही औरत नहीं थी जो चुप थी, रोती थी, झूठी लाचारी दिखाती थी। अब वो अपनी पूरी तैयारी के साथ सामने आई थी। अश्विन ने मेरी रिपोर्ट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मालहोत्रा साहब, आपने कहा कि नैना ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची, लेकिन क्या आपके पास उसकी हत्या करते समय की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है? मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, नहीं, लेकिन प्लानिंग की रिकॉर्डिंग है, गवाही है, सीसीटीवी फुटेज है, बीमा का टाइमिंग और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सबूत हत्या के बाद के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक घटनाओं का मेल है जिसे आप प्लानिंग कह रहे हैं? कुछ देर के लिए मैं भी सोच में पड़ गया। कोर्टरूम में अब नैना एक शिकार की भूमिका में थी। उसने महिलाओं पर हो रहे घरेलू हिंसा का मुद्दा उठाया, अपने शरीर पर पड़े पुराने निशान दिखाए और अर्जुन के गुस्सैल स्वभाव की झूठी गवाही देने वाले दो पड़ोसियों को खड़ा किया। सब कुछ जैसे प्लान किया गया था। मेरे सामने सबसे बड़ा संकट था सच साबित करना, जब झूठ ने भी मासूमियत का नकाब ओढ़ लिया हो। लेकिन फिर किस्मत ने मुझे एक मौका दिया। कोर्ट के तीसरे दिन मुझे अर्जुन के पुराने मोबाइल से डेटा रिकवर करने का आदेश मिला, जो राख में से बरामद हुआ था। मोबाइल पूरी तरह जला नहीं था, मेमोरी कार्ड बच गया था, और जब मैंने उसे जांचा तो उसमें एक रिकॉर्डिंग मिली, एक रात की आवाजें। नैना, तुम क्या समझती हो मैं कुछ नहीं जानता? वो राहुल कौन है और ये बीमा तुमने मुझसे क्यों करवाया? शांत हो जाओ अर्जुन, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा।
उसके बाद एक धमाकासी आवाज और फिर सन्नाटा। मैंने रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक से साफ करवाया और अदालत में पेश किया। पूरी अदालत सुन रही थी और नैना के चेहरे पर जो शांति थी वो धीरे धीरे दरकने लगी। जज साहब, मैंने कहा, अगर ये आत्मरक्षा थी तो नैना ने उस रात पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? उसने शव को क्यों जलाया? उसने रघु को क्यों हटवाने की कोशिश की? क्यों राहुल को इस्तेमाल किया सबूत मिटाने में? जज साहब अब चुप नहीं थे। उन्होंने कहा, सुनवाई के बाद ये साफ हो चुका है कि अभियुक्ता नैना राठौड़ ने बीमा धन प्राप्त करने के उद्देश्य से हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। कोर्ट उसे आईपीसी की धारा 302 और 420 के तहत दोषी ठहराता है। जैसे ही ये शब्द गूंजे, नैना की आंखें खाली हो गई। वो जान चुकी थी कि अब कोई चाल बाकी नहीं बची। राहुल को 3 साल की सजा हुई, सबूत छुपाने और हत्या में अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए। उस दिन जब मैं कोर्ट से बाहर निकला, रिपोर्टर्स ने घेर लिया। कैमरे, माइक, सवाल, आयान सर, आपने कैसे पकड़ा? क्या आपको शक पहले दे ही हो गया था? क्या बीवियों पर अब भरोसा किया जा सकता है? मैंने बस एक वाक्य कहा, सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, वो राख में भी चमकता है। उस रात मैं अकेले बैठा एक पुराने फाइल को पलट रहा था। अर्जुन की तस्वीर देख रहा था, मुस्कुराता हुआ, अनजान कि वो जिससे प्यार करता है वही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। यही इंसानी त्रासदी है। हम अक्सर अपनों के हाथों ही मिट जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।